खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, ये कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, ये कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, ये कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। जी हां दोस्तों, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अच्छे एजुकेशन हब में। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग बेहतर होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बिलियन लेसन को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं टॉपिक लेके चलने वाला हूं आपके सामने देखें लिखा हुआ भी है, विलियन के असंख्य गोल। तो विलियन के असंख्य गोल क्या होते हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि यहां से जो बोर्ड एग्जाम है आपका उसमें निश्चित रूप से डेफिनेशंस और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो निश्चित रूप से बनने वाले हैं। तो विलियन के असंख्य गोल क्या होते हैं, हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो विलियन के ऐसे गोल, कुछ ऐसे गोल होते हैं जो उसमें विलेय होता है, विलियन में उसके क्रम पर निर्भर करते हैं, उन्हीं गोलों को कहते हैं असंख्य गोल। तो विलियन के जो असंख्य गोल होते हैं वो 4 होते हैं। आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे 4 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बाष्प दाब अवनमन, नंबर 2 परासरण दाब, नंबर 3 क्वथनांक उन्नयन और नंबर 4 हिमांक अवनमन। ये विलियन के असंख्य गोल है। तो पहला अगर हम यहां से उठाते हैं बाष्प दाब अवनमन, तो बाष्प दाब अवनमन क्या है ये जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि पहले बाष्प दाब क्या होता है, क्योंकि बाष्प दाब जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम अवनमन के विषय में नहीं जान पाएंगे। तो बाष्प दाब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी द्रव है और वो सामान्य ताप पर धीरे धीरे बाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो जो विलयन या कोई द्रव जो धीरे धीरे बाष्प में कन्वर्ट हो रहा है उसमें से कुछ कण ऐसे भी हैं जो बाष्प में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो उन्हीं कणों के द्वारा जो द्रव की लेयर है, द्रव की जो सतह है उस पर जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं बाष्प दाब। अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो बहुत आसान है कि किसी द्रव के अणुओं द्वारा उसकी सतह पर लगाए गए दाब को बाष्प दाब कहते हैं। बहुत आसान है, किसी द्रव के अणुओं द्वारा उसकी सतह पर लगाए गए दाब को बाष्प दाब कहते हैं। अब अगर बाष्प दाब में कमी हो जाए तो उसी को कहते हैं बाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। तो बाष्प दाब को हम एक लाइन में डिफाइन भी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी अगर नोट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं, किसी द्रव के अणुओं द्वारा उसकी सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं।
किसी द्रव के अणुओं द्वारा उसकी सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब आपके समझ में आ गया। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। तो जो द्रव है वो विलायक का कार्य करता है। तो अगर हम उस विलायक से विलयन बनाना चाहें, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन आपको बोल दें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में, मतलब जितना पहले था उससे कम, शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बहुत सीधी सी डेफिनेशन है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक की तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में शुद्ध विलायक की तुलना में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। अब दिक्कत यह है डेफिनेशन थोड़ा सा लंबी है तो बच्चे कहने लगते हैं कि सर याद नहीं होता है, इतनी लंबी डेफिनेशन कैसे याद करें। तो भैया याद करने का सीधा सा फार्मूला है, रटना नहीं है आपको। आप उस चीज को बार बार लगातार पढ़ते रहिए, कई बार पढ़िए। जैसे क्या होता है, हम किसी का फेस बार बार देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती, सेट हो जाती। क्यों? उसको हम लगातार देख रहे हैं। तो ऐसे डेफिनेशन है, इसको आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए तो आपको जो है ये डेफिनेशन याद हो जाती है। अब आप देखें यहाँ पे, जैसे आप अगर इसका फार्मूला क्रिएट करेंगे तो यह कैसे बनेंगे। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े नीचे जगह कम है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला इसका बनाते हैं। उसने अगर हम मान लें कि माना जो शुद्ध विलायक है, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जो कि हम सॉलिड मान लेते हैं। तो अवाष्पशील का मतलब इसकी वाष्प ना बने, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब
तो पहले P था, वो मान लेते PS, क्योंकि हमने इसमें सॉलिड मिला दिया है। तो अब क्या है, ये वाष्प दाब विलेय पदार्थ मिलाने पे है और ये पहले वाला है। अब उसने क्या कहा, कमी होगी, अवनमन होगा। तो वाष्प दाब अवनमन कितना हो जाएगा, वाष्प दाब अवनमन। तो भैया क्या है कि ये तो है पहले वाला, यानी कि ज्यादा है, और ये है बाद वाला जो कि कम है। तो कमी क्या होगी, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे, तो P माइनस PS। ठीक है, ये हो गया। अब आपेक्षिक यानी कि अपेक्षाकृत पहले से आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो पहले कितना था P, अब कितना है P माइनस PS। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर P माइनस PS अपॉन P। ये एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है जिसकी आपको आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसी वाष्प दाब से रिलेटेड एक नियम है, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वाष्प दाब अवनमन के विषय में विकल्प के रूप में भी पूछा जाता है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। आइए, तो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम, आप इसको लिख भी लें, मैंने हेडिंग यहाँ पे डाल दी है, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम होता क्या, पहले समझ लेते हैं। स्थिर ताप पर, यानी कि राउल्ट के नियम में जो टेम्परेचर है वो नियत होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, अभी मैंने आपको बताया आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन P माइनस PS अपॉन P। स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो विलयन में विलेय पदार्थ है उसका मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज हम आपको पहले बता चुके हैं। तो मोल प्रभाज आप वहां से एक बार कंफर्म कर लें कि वैसे मैं आपको बता देता हूं, विलेय का मोल प्रभाज होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है, पिछला वीडियो है उसमें मोल प्रभाज को मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप उसको देख लें प्लेलिस्ट में, या फिर आपको यहाँ पे जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राउल्ट का नियम जो है लिख देता हूं। राउल्ट के नियमानुसार क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह है राउल्ट का नियम। तो यहीं पे हम आगे बढ़ जाते हैं। स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, अभी मैंने आपको बताया आपेक्षिक दाब वाष्प दाब अवनमन P माइनस PS अपॉन P, और विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n अपॉन n प्लस n के बराबर होता है। तो ये फार्मूला तैयार हो गया राउल्ट के नियम का। बट इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यदि हम यहाँ पर जो कैपिटल N है और यहाँ पे स्मॉल n है, यदि n इज ग्रेटर देन स्मॉल n, तो n को नगण्य मानने पर या n को छोड़ने पर, तो
P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसी को और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। n मोलों की चूंकि संख्या है तो मोल क्या होता है, उसका भार पदार्थ का और उसका परमाणु भार, और कैपिटल M है तो यहाँ पे कैपिटल W ले लेते हैं अपॉन कैपिटल M। अब जो नियम है उसके अनुसार P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w, अब ये यहाँ पे इसके पास पहुंच जाएगा, ये इनकी बड़ी पक्की दोस्ती है, ये इतिहास। तो ठीक है, देखते हैं P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल टू, अब ये कैसे जाएंगे, इनकी पास पास वालों की बड़ी अच्छी दोस्ती है और दूर दूर वालों की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये यहां से एक फार्मूला जो तैयार होता है, यहां से आप जो है राउल्ट के नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप यहां से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे P क्या है मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे मैं बता भी देता हूं P क्या है। P जो है, जो विलायक है उसका वाष्प दाब है, PS जो है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब है, और स्मॉल w जो विलेय है उसकी मात्रा जो रहेगी वो विलेय की मात्रा, ये बेटा ग्राम में ली जाएगी, ठीक है। स्मॉल m जो विलेय है उसका अवभार लेना है, कैपिटल W विलायक की मात्रा होगी, और इसको भी ग्राम में लेना है, और कैपिटल M है, ये जो है विलायक है तो उसका अवभार रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। अब इसके आगे हमने अभी जो असंख्य गोलों के विषय में बताया था, वाष्प दाब यहाँ से क्लियर होता है, वाष्प दाब से ही रिलेट करता है राउल्ट का नियम। और अब हम अगला आते हैं लेकर के पराशरण दाब को, आइए देखते हैं। तो पराशरण दाब देख लेते हैं भैया, पराशरण दाब क्या है। देखो पराशरण दाब क्या है ये बाद में समझेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि पराशरण क्या है। मैं आपको बहुत उदाहरण से बताता हूं। आपने देखा होगा जैसे आप किशमिश जो है उसको पानी में डाल दो, दूध में डाल दो, तो क्या होता है, तो होता यह है कि कुछ समय के बाद जो किशमिश है वो फूल जाती है। समझ पा रहे, किशमिश फूल जाती है तो क्या होगा, जो पानी है जो कि विलायक का रूप है वो कहां चला गया, किशमिश के अंदर। ये जो क्रिया हुई ना, यही पराशरण है। या इसी प्रकार से अंगूर को आप चाशनी में डाल दो, पिचक जाता है। पिचकने से क्या हुआ, जो अंगूर के अंदर पानी की थोड़ी बहुत मात्रा थी उसका क्या हुआ, वो बाहर निकल गई। अब वो बाहर निकल गई, ये भी पराशरण है। होता क्या है, किशमिश या अंगूर इस पे एक लेयर होती है, एक परत होती है, और उस परत को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या होता है, ये अपने से विलायक के कणों को तो इधर उधर जाने देती है, यानी कि इसका कनेक्शन किससे है, अर्धपारगम्य झिल्ली का विलायक से। इसकी विलायक के साथ बड़ी अच्छी बनती है, अच्छी केमिस्ट्री है, दोस्ती है, तो ये विलायक को तो इधर उधर आने जाने देता है। कौन,
अर्धपारगम झिल्ली। लेकिन विलेय के कणों को खामोश रखती है, इधर उधर नहीं हिलोगे। बात समझ आ रही? यानी कि ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को आर पार जाने देती है परंतु विलेय के कणों को नहीं, तो वो झिल्ली कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर? तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक इधर उधर हो जाता है, यही पराशरण है। और इसी प्रक्रिया को रोकने के लिए, यानी कि पराशरण की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे वो कहलाएगा पराशरण दाब। तो हम पहले पराशरण समझ लेते हैं, फिर पराशरण दाब समझ लेंगे। तो जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से विलायक के कणों को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो विलायक के कण विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली तो रोकती है नहीं किसी को मतलब विलायक को नहीं। तो जब किसी विलयन से विलायक के कणों को पृथक किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। विलायक के कणों की इस गति को पराशरण कहते हैं। ठीक है? और विलायक के कणों का प्रवेश रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं पराशरण दाब। मैं आपको बहुत आसान एक भाषा में समझाता हूं। आप लोग मूवी देखते ही होंगे, सभी देखते हैं, अब तो वेब सीरीज भी देखते हैं। तो आपने मूवी देखी होगी, उसमें एक हीरो होता है, दूसरा हीरोइन होती है। तो आप देखना पूरी मूवी में बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है। लगभग जहां तक मैंने जो रियलाइज किया हुआ है वो ये है कि मतलब या तो हीरो जो है बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा या फिर हीरोइन बहुत ज्यादा पैसे वाली होगी। और एक कॉमन चीज, जो पैसे वाला होगा उसका जो बाप होगा विलेन होगा। ठीक है? तो अब उनकी क्या होता है, मोहब्बत हो जाती है। जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत हो जाती है। उन्हीं की होगी, एक अमीर और एक गरीब। और जब विलेन को पता चलता है, हीरोइन या हीरो के पिताश्री को, फिर वो रोकता है कि तू उससे नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी। फिर भी वो जाकर के मिलते हैं। तो नहीं मिलेंगे, जो फोर्स लगाया है, जो एक दाब लगाया है, प्रेशराइज किया है उसको कि नहीं तू नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, यही दाब क्या है, पराशरण दाब है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के बता देता हूं। तो जब किसी अर्ध पारगम्य, लाइट बंद हो गई, जब किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से विलायक के कणों को पृथक किया जाता है, तो विलायक
के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? परासरण कहलाती है। ठीक है ना? जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, मैं यहां पे नहीं लिखना भूल गया हूं, जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से विलायक के कणों को पृथक किया जाता है तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ठीक है, तो अब क्या है? विलायक के कणों का विलयन में प्रवेश रोकना है। तो विलायक के कणों का विलयन में प्रवेश रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते। समझ में आ गया होगा? अब देखो, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए एक समीकरण है, वांट हाफ समीकरण, उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। परासरण दाब, वैसे तो कई विधियां हैं। ज्ञात परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र। तो जो परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है वो है पाई वी इक्वल टू एन एस टी। ठीक है, तो पाई यहां पे परासरण दाब है, तो पाई वी इक्वल टू एन होता है मोलों की संख्या यानी कि W अपॉन एम, ये एन की वैल्यू है, एस टी। तो पाई इज इक्वल टू W एस टी अपॉन एम और बी। ठीक है ना? इस सूत्र के द्वारा T परम ताप है, W विलयन की मात्रा है, B विलयन का आयतन है, पाई परासरण दाब है, यहां से आप परासरण जो दाब है वो ज्ञात कर सकते हैं। इससे आगे आपको मिलेगा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेंगे, 2 हो चुके हैं और 2 बचे हैं, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, अगले आपको मिल जाएगा अगले सेशन में। ओके।